नमस्कार। आज के इस नए विश्लेषण में आपका स्वागत है। हाल ही में भारत और म्यांमार बॉर्डर को लेकर चर्चाओं का बाजार एकदम गर्म है, तो बिना देर किए इस मुद्दे की गहराई में उतरते हैं। अब यहाँ सबसे बड़ा और दिलचस्प सवाल ये उठता है कि आखिर भारत सरकार म्यांमार के साथ जमीन की अदला बदली पर विचार ही क्यों कर रही है, और सबसे अहम बात, इसकी वजह से मणिपुर में इतनी अशांति क्यों फैल रही है। यह एक ऐसा रहस्य है जिसे सुलझाना बहुत जरूरी है। इस पूरे मुद्दे को तार्किक रूप से समझने के लिए हम इन 6 प्रमुख बिंदुओं पर नजर डालेंगे। सीमा अदला बदली की अफवाहें, सीमा का भूगोल, इसका 200 साल पुराना इतिहास, कराफ घाटी का विवाद, फ्री मूवमेंट रिजीम, और आखिर में 31,000 करोड़ रुपये की बाढ़। वर्तमान अफवाहों से शुरू करके हम सीधे 200 साल पुराने इतिहास में चलेंगे, ताकि आज के इस फेंसिंग वाले समाधान को पूरी तरह समझा जा सके। तो चलिए अपने पहले भाग की ओर बढ़ते हैं। सीमा अदला बदली की अफवाहें। देखते हैं कि इस पूरी चर्चा की शुरुआत आखिर कहाँ से शुरू हुई। जुलाई महीने में अचानक मीडिया में कुछ रिपोर्ट्स सामने आई, जिसमें कहा गया कि भारत और म्यांमार अपनी सीमा को अस्थायी रूप से तय करने के लिए कुछ क्षेत्रों का आदान प्रदान कर सकते हैं। अब जो बात इससे और भी ज़्यादा दिलचस्प बनाती है वो ये है कि विदेश मंत्रालय ने इन अफवाहों का स्पष्ट रूप से कोई खंडन नहीं किया। बस फिर क्या था, अटकलों का बाजार और भी तेज हो गया। बॉर्डर पर कुछ तो बड़ा प्लान किया जा रहा है। जाहिर है इन अफवाहों का असर तुरंत और बेहद जबरदस्त हुआ। मणिपुर में अपनी जमीन छिन जाने का डर इस कदर फैल गया कि कोकोमी यानी कोऑर्डिनेटिंग कमिटी ऑन मणिपुर इंटीग्रिटी जैसे समूहों ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए। दरअसल स्थानीय लोगों को ये गहरी चिंता सता रही है कि म्यांमार सीमा स्तंभों के जरिए जबरन भारतीय क्षेत्र में अतिक्रमण कर रहा है। अब इस संघर्ष के भौगोलिक पैमाने को समझना बहुत जरूरी है। तो आइए देखते हैं भाग 2, सीमा का भूगोल। पूर्वोत्तर भारत के 4 खास राज्य म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं: अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। आपको बता दूं कि ये कोई आम सीमा नहीं है। ये एक बेहद जटिल और पोरस यानी बहुत ही खुली हुई सीमा है। जरा इस सीमा के विशाल पैमाने के बारे में सोचिए। ये पूरी सीमा 1643 किलोमीटर लंबी है और ये कोई समतल मैदान नहीं है, बल्कि पटकाई बूम जैसी दुर्गम पहाड़ियों, घने जंगलों और नदियों के बीच से गुजरती है। यह कोई स्पष्ट बाढ़ या पिलरबंदी नहीं है। जमीनी स्तर पर यह सीमा कितनी खुली हुई है, इसका अंदाज़ा आप नागालैंड के लोंगवा गांव के किस्से से लगा सकते हैं। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय सीमा सचमुच गांव के बिल्कुल बीचों बीच से होकर निकलती है। मतलब आधे लोग भारत में रह रहे हैं और आधे म्यांमार में। ये बहुत ही अच्छे से स्पष्ट करता है कि कैसे सामाजिक रिश्ते इन अंतर्राष्ट्रीय रेखाओं को पूरी तरह नकार देते हैं। लेकिन ये अजीब सी भौगोलिक पहेली आखिर बनी कैसे, इसे समझने के लिए हम अपने तीसरे भाग पर चलेंगे। 200 साल पुराना इतिहास। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो कहानी 1826 के एंग्लो बर्मी युद्ध और यादवों की संधि से शुरू होती है। इसके बाद 1834 में पेम्बर्टन लाइन खींची गई। फिर 1937 में बर्मा को प्रशासनिक रूप से अलग कर दिया गया। और सबसे हैरानी की बात जानते हैं क्या है? दोनों देश
देशों के बीच सीमा का औपचारिक रूप से सीमांकन आज़ादी के बहुत बाद 1967 में जाकर हुआ था। मुख्य बात यह है कि दशकों तक भारत और बर्मा दोनों ही अंग्रेजों के नियंत्रण में थे। अंग्रेजों ने अपनी प्रशासनिक सुविधा के लिए इन रेखाओं को लगातार बदला, यहाँ तक कि 1935 के अधिनियम से विभाजित करने से पहले बर्मा को ब्रिटिश भारत में मिला लिया गया था। चूंकि एक ही सरकार दोनों तरफ राज कर रही थी, इसलिए सटीक सीमाओं पर कभी बारीकी से ध्यान दिया ही नहीं गया जब तक कि आज़ादी का समय नहीं आ गया। चलिए अब हम उस खास जमीन के टुकड़े पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं जिस पर सबसे ज़्यादा विवाद है। हमारा चौथा भाग, कब्बाश घाटी विवाद। तो काबा वैली घाटी आखिर है क्या? मणिपुर के चंदेल जिले के पास सीमा स्तंभ 65 और 68 के बीच स्थित 3.6 वर्ग किलोमीटर का एक अत्यधिक विवादित क्षेत्र है। ये जगह महज जमीन का एक टुकड़ा नहीं है। सीमांकन की कमी के कारण ये वर्तमान में विद्रोहियों और अवैध व्यापार करने वालों के लिए एक सुरक्षित पनाहगाह बन चुकी है। इस घाटी को लेकर एक बेहद दिलचस्प ऐतिहासिक दावा भी जुड़ा हुआ है। स्थानीय सांसदों और लोगों का कहना है कि जब अंग्रेजों ने ये घाटी बर्मा को दी थी तो एक समझौता हुआ था। समझौते के तहत ये तय हुआ था कि म्यांमार इस घाटी के बदले मणिपुर को मुआवजे के तौर पर 500 सिक्के देगा, और यहीं से विवाद ने एक नया मोड़ ले लिया। ऐतिहासिक दावों के अनुसार 1950 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने म्यांमार से मिलने वाले उन 500 सिक्कों का भुगतान रोक दिया। इससे घाटी प्रभावी रूप से बर्मी क्षेत्र बन गई। ये कथित फैसला आज भी मणिपुर के लोगों के मन में एक गहरी शिकायत के रूप में बसा हुआ है, जो आज के इन क्षेत्रीय विरोध प्रदर्शनी की एक बड़ी वजह है। इस भारी ऐतिहासिक जटिलता को सुलझाने के लिए एक आधुनिक नीति लाई गई थी। इस 5वें भाग में हम देखते हैं कि वो क्या थी फ्री मूवमेंट रिजीम यानी FMR। इस जटिलता से निपटने के लिए ही फ्री मूवमेंट रिजीम लागू किया गया था। 2018 में इसे दोनों तरफ की जनजातियों के सामाजिक जुड़ाव के लिए शुरू किया गया था, ताकि लोग 16 किलोमीटर के दायरे में बिना रोक टोक आ जा सके। लेकिन हुआ क्या? हालिया अशांति के दौरान विद्रोहियों और तस्करों ने इसका भारी दुरुपयोग किया, मिसयूज किया। नतीजा ये हुआ कि सुरक्षा बहाल करने के लिए 2024 में इस नीति को निलंबित करना पड़ा। सोचिए, एक अच्छी मंशा वाली नीति कैसे सुरक्षा के लिए खतरा बन गई। तो इन सब का अंतिम समाधान क्या निकाला गया? आइए अपने आखिरी और छठे भाग में देखते हैं 31,000 करोड़ रुपये की बाढ़। जरा इस संख्या पर गौर कीजिए। 31,000 करोड़ रुपये इस पूरी 1643 किलोमीटर लंबी सीमा पर एक अत्याधुनिक बाढ़ लगाने के लिए इतना विशाल बजट आवंटित किया गया है। इस समस्या को सुलझाने के लिए उठाया गया एक बहुत ही बड़ा कदम है। वैसे बाढ़ लगाने के लिए सीमाओं को सुलझाना कोई नई बात नहीं है। याद है 2015 में भारत बांग्लादेश भूमि की अदला बदली हुई थी। वो काफ़ी सफल रही थी, जिससे एन्क्लेव का निपटारा हुआ और सीमाएं स्थिर हो गई। लेकिन प्रस्तावित म्यांमार भूमि अदला बदली का मामला बिल्कुल अलग है। ऐतिहासिक दावों के कारण इसे बेहद तीव्र स्थानीय विरोध का सामना करना पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि बाढ़ लगाने के लिए पहले सटीक क्षेत्र रेखाओं पर सहमति होनी चाहिए।
इसी वजह से भूमि की अदला बदली एक व्यावहारिक लेकिन राजनीतिक रूप से विस्फोटक आवश्यकता बन जाती है। शुरुआत में हमने जिन अफवाहों की बात की थी वो सीधे इसी 31,000 करोड़ की फेंसिंग परियोजनाओं से जुड़ी हुई है। अब विश्लेषण के अंत में एक बेहद सोचने वाला सवाल, राष्ट्रीय सुरक्षा वाद को सीमावर्ती समुदायों के उन गहरे ऐतिहासिक और सामाजिक संबंधों के साथ आखिर कैसे संतुलित किया जा सकता है? कठोर सीमाएं खींचने की इस मानवीय कीमत को हम कैसे चुकाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो निश्चित रूप से आगे भी गूंजता रहेगा। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।